कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां लोगों को जबरदस्ती काम पे भेजा जाता है, बल्कि बात यह है कि वे खुद कभी रुकना नहीं चाहते। जापान के ओकिनावा द्वीप पर ओगिमी नाम का एक ऐसा ही गांव है, और जिसे शतायु लोगों का गांव भी कहा जाता है। एकदम सही। और आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब वहां हर 1 लाख लोगों में से लगभग 24.55 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। अरे वाह, ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम अक्सर लंबी उम्र की बात करते हैं तो दिमाग में बस महंगी एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं। हाँ, या फिर कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ, और लैब में बैठे वैज्ञानिकों की तस्वीर आती है। लेकिन ओगिमी की हकीकत इन सब से बिल्कुल अलग है। देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ओगिमी के ये जो 100 साल के बुजुर्ग हैं ना, ये बिस्तर पर पड़े रह के दिन नहीं काट रहे हैं। हाँ, वे तो बहुत एक्टिव है। बिल्कुल, वे असाधारण रूप से सक्रिय हैं, बागीचों में काम कर रहे हैं, और उनके चेहरों पर एक अनूठी संतुष्टि दिखती है। जब हम इस जीवन शैली का करीब से विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ लंबी उम्र का विज्ञान नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में जीवन को एक गहरे उद्देश्य से भरने की कला है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम एक बेहद मशहूर किताब के पन्नों को पलटेंगे। जी, इकिगाई, उस सेग्रेटोस दोस जापोनेसेस para uma vida longa y feliz। हाँ, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेज ने लिखा है। हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि दुनिया के इस छोटे से कोने में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो हमारी आधुनिक शहरों की चमक दमक में कहीं खो गया है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, रिटायरमेंट का ना होना। मतलब आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले किसी भी इंसान के लिए। हाँ, जिंदगी भर काम करते रहना तो किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है। एकदम। लोग तो 25 साल की उम्र से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं ताकि काम से छुटकारा मिल सके। फिर जीवन भर काम करना खुशी का रहस्य कैसे हो सकता है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ओगेमी के लोग काम को उस नजरिए से देखते ही नहीं है जैसे हमारा आधुनिक समाज देखता है। अच्छा, तो उनका नजरिया क्या है? उनके लिए ये कोई 9 से 5 की मजबूरी नहीं है जिसे बस पैसा कमाने के लिए किया जाए। उनके इस नजरिए को समझने के लिए हमें एक जापानी अवधारणा को समझना होगा जिसे इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई? मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, अगर इसे भाषा के स्तर पर तोड़ें तो इकी का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या सार्थकता। ये दर्शन कहता है कि हर इंसान के पास हर सुबह बिस्तर से उठने की ठोस वजह होनी चाहिए। तो ये फ्रांसीसी दर्शन रेज़न डेत्र यानी जीने की वजह जैसा कुछ है ना? बिल्कुल, एकदम वैसा ही। किताब में इसका एक बहुत ही दिलचस्प डायग्राम भी है, मैं देख रही थी, जहां 4 अलग-अलग गोले आपस में मिलते हैं। हाँ, वो वेन डायग्राम। हाँ, इंसान का जुनून, उसका मिशन, उसका पेशा और उसका व्यवसाय। जहां ये चारों चीजें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, वो इंसान का इकिगाई होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसीलिए वे कभी रिटायर नहीं होते। ओगिमी के लोगों का पहला सुनहरा नियम यही है कि हमेशा सक्रिय रहें। मतलब कभी रुके नहीं। हाँ, वे मानते हैं कि जिस दिन इंसान अपना उद्देश्य खो देता है उसी दिन से उसका शरीर भी हार मानने लगता है। और देखिए, ये इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। तो इसे ढूंढते कैसे हैं? इसे खोजना एक बेहद धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए अपने भीतर झांकना पड़ता है और अपने जुनून का पालन करना होता है, जो कि उनका एक और महत्वपूर्ण नियम है। मुझे लगता है कि हम अक्सर उद्देश्य की तुलना एक मंजिल से कर लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है ना? लेकिन अगर इस दर्शन को देखें तो इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान बस रुक जाए। बिल्कुल नहीं। ये तो एक कंपास या दिशासूचक यंत्र की तरह है। मतलब बिना कंपास के भले ही जीवन की गाड़ी में कितना भी ईंधन क्यों ना हो, इंसान बस तनाव में गोल गोल घूमता रहेगा। एकदम। एक कंपास जीवन भर दिशा दिखाता रहता है। या एक बहुत ही सटीक तुलना है। और जब इंसान के पास ये कंपास होता है तो उसका दिमाग हमेशा स्पष्ट रहता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, गाड़ी को चलने के लिए भौतिक ईंधन की भी जरूरत होती है। हाँ, सही बात है। इकिगाई अगर दिशा है तो शरीर को चलाने वाला इंजन हमारा खान पान है। और ओकिनावा के लोगों का आहार विज्ञान तो मतलब आधुनिक डाइटिशियन के लिए भी एक बड़े शोध का विषय है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम उनके आहार की बात करते हैं तो सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि वो क्या खा रहे हैं। हाँ,
बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे खा रहे हैं। बिल्कुल। किताब में हरा हाचीबू नाम के एक जापानी मुहावरे का जिक्र है। हाँ, हरा हाचीबू, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना है। वे खाने से पहले और बाद में इस बात को दोहराते भी हैं। ये उनका एक दैनिक मंत्र है। लेकिन मेरे मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है। किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसका पेट ठीक 80% भर गया है? ये सच में एक मुश्किल बात लगती है। हाँ ना। और जब सामने बहुत स्वादिष्ट खाना रखा हो तो खुद को वहीं मतलब उसी पॉइंट पर रोक देना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। मैं समझ सकता हूँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। ओकिनावा के लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका अपनाते हैं। वो क्या है? वे खाना बहुत ही छोटे बर्तनों में खाते हैं। मतलब जब खाना बड़ी प्लेट के बजाय कई छोटी छोटी कटोरियों में परोसा जाता है। अच्छा, तो पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। और जब कोई इंसान धीमी गति से खाता है, जो कि उनकी जीवन शैली का एक और नियम है कि जल्दबाजी ना करे, तो दिमाग को ये समझने का समय मिल जाता है कि पेट भर रहा है। ये तो बहुत लॉजिकल है ना? जब थोड़ा सा खालीपन महसूस हो तभी वे खाना रोक देते हैं। लेकिन पेट को थोड़ा खाली छोड़ने के पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ कैलोरी कम करने का एक तरीका है? नहीं, ये सिर्फ कैलोरी गिनने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा जीव विज्ञान काम करता है। इसे ऐसे समझते हैं। हाँ, बताइए। जब कोई इंसान पेट को 100% भर लेता है, तो शरीर की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ उस भारी खाने को पचाने में लग जाती है। अच्छा, तो शरीर थक जाता है? हाँ, और इस लंबी पाचन प्रक्रिया के दौरान सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होता है। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो क्या ये वैसा ही है जैसे समय के साथ लोहे की किसी गाड़ी पर जंग लग जाना? बिल्कुल सटीक। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से लोहे पर जंग लगता है, वैसे ही पाचन के दौरान निकलने वाले फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ओहो, मतलब यही जंग बुढ़ापा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसके अलावा जब कोई कम खाता है तो शरीर में IGF-1 नाम के एक प्रोटीन का स्तर गिर जाता है। ये IGF-1 प्रोटीन असल में क्या करता है? देखिए, कल्पना कीजिए कि ये IGF-1 शरीर की कोशिकाओं का एक बहुत ही सख्त फैक्ट्री मैनेजर है। फैक्ट्री मैनेजर? हाँ, जो हमेशा कोशिकाओं को विभाजित होने और नई कोशिकाएं बनाने का आदेश देता रहता है। जब इंसान पेट भरकर खाता है तो ये मैनेजर ओवरटाइम काम करता है। और इससे कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होती होंगी? एकदम सही। लेकिन हरा हाचीबू के 80% नियम का पालन करने से यह मैनेजर समझ लीजिए छुट्टी पर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तब शरीर की कोशिकाएं उत्पादन बंद करके अपनी मरम्मत और सफाई के काम में लग जाती हैं, और इसी मरम्मत से उम्र लंबी होती है। सच में? ये बात तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देती है। मतलब कम खाने से शरीर की मशीनरी को खुद को रिपेयर करने का समय मिल जाता है। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा है कि अगर उनकी डाइट पे नजर डालें तो वे दिन भर में औसतन केवल 1785 से 1900 कैलोरी ही लेते हैं। हाँ, जो कि पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम हैं। और उनकी डाइट में 206 अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिनमें सब्जियां, टोफू और शकरकंद मुख्य हैं। और हफ्ते में 3 बार मछली भी खाते हैं वो। हाँ, कुछ चीजें तो बिल्कुल सुपर फूड्स हैं। किताब में शिकुआसा नाम के एक फल का जिक्र है। हाँ, शिकुआसा, ओकिनावा का खास फल। ये एक नींबू जैसा फल है जो इतना खट्टा होता है कि उसे खाते ही चेहरा सिकुड़ जाए। हाँ, और उस अत्यधिक खट्टेपन में ही असली जादू छिपा है। शिकुआसा में नोबिलेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ये नोबिलेटिन क्या करता है? अगर हम उस जंग लगने वाली तुलना पर वापस लौटें तो ये नोबिलेटिन कोशिकाओं के ऊपर एक सुरक्षा परत या कह लीजिए एंटी रस्ट कोटिंग का काम करता है। कमाल है। इसके साथ ही वे सांपेंचा नाम की एक खास चाय पीते हैं जो जैस्मिन और ग्रीन टी का मिश्रण है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखने में बहुत मददगार होती है। तो सही खान-पान से शरीर को जंग लगने से तो बचाया जा सकता है, लेकिन इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हाँ, कठिन समय में, बीमारियों में या जब किसी का अपना उसे छोड़ जाए, तब इंसान अंदर से टूट सकता है। आधुनिक शहरों में तो आज अकेलापन एक महामारी बन चुकी है। एकदम सही बात कही आपने। लोग बड़ी-बड़ी इमारतों में रहते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते। और इस किताब में जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगी वो है मोआई नाम का सामाजिक ढांचा। हाँ, मोआई, ये इस संस्कृति की जान है। ये ओकिनावा के लोगों का चौथा नियम भी है।
अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि मोआए सिर्फ दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप या सप्ताह पर मिलने वाला कोई क्लब नहीं है। तो ये क्या है? ये लंबी उम्र का एक अभेद्य सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच है। इसकी शुरुआत पुराने समय में हुई थी जब किसान मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ आते थे। अच्छा, तो ये सदियों पुरानी परंपरा है। हाँ, मोआई समान रुचियों वाले लोगों का एक ऐसा समूह है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाता है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये समूह सिर्फ बातों से भावनात्मक सांत्वना नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर ठोस आर्थिक मदद भी करता है। बिल्कुल, ये इसका सबसे व्यावहारिक पहलू है। किताब में बताया गया है कि इस समूह के सदस्य हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं, मान लीजिए 5,000 येन। जी। ये पैसा किसी सदस्य की जरूरत के समय उसे दिया जाता है और इसका पूरा हिसाब एक खास डायरी में रखा जाता है जिसे मोआईचो कहते हैं। और यही बात आधुनिक शहरी जीवन और उद्यमी के जीवन में एक बड़ा अंतर पैदा करती है। हाँ, कागजी सुरक्षा। लेकिन ये व्यवस्थाएं बहुत ही यांत्रिक और रूखी होती हैं। जब कोई इंसान आर्थिक संकट में होता है तो बैंक का लोन उसका मानसिक तनाव कम नहीं करता, उल्टे तनाव बढ़ा ही देता है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब किसी इंसान को ये पता होता है कि उसका मोआई उसके पीछे खड़ा है, कि उसके अपने लोग उसके साथ हैं। हाँ, और उसके बचपन के दोस्त उसकी मदद करेंगे, तो उसके शरीर से कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन का स्तर तुरंत नीचे आ जाता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो बहुत ही शानदार बात है। मतलब एक मजबूत सामाजिक ढांचा सीधे तौर पर इंसान के दिल को स्वस्थ रख रहा है। विज्ञान भी अब इस बात को मान रहा है। और ये सिर्फ अपने समूह तक सीमित नहीं है। उनके पास एक विचार है जिसे इचारीबा चोडे कहा जाता है। इचारीबा चोडे बहुत ही सुंदर दर्शन है। इसका मतलब है हर किसी से अपने भाई जैसा व्यवहार करे, भले ही कोई किसी से पहली बार मिल रहा हो। ये अपनापन उन्हें हमेशा धन्यवाद देने की भावना से भर देता है। और यही उनका एक नियम भी है। हाँ, कि अपनी प्रकृति, पूर्वजों और दोस्तों को हमेशा धन्यवाद दें। देखिए, कृतज्ञता और अपनेपन का ये भाव उन्हें हमेशा तनाव मुक्त रखता है, और जब मन तनाव मुक्त होता है तभी इंसान अपने रोजमर्रा के काम में असली आनंद खोज पाता है। रोजमर्रा के काम में आनंद? हाँ, और यहाँ पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिहली सिक्सेजन-मिहाली का सिद्धांत सामने आता है, जिसे फ्लो या प्रवाह की स्थिति कहा जाता है। फ्लो, यह वो जादुई स्थिति है जब इंसान किसी काम में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे समय गुजरने का एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल, जैसे कोई संगीतकार अपनी धुन में खोया हो। हाँ, उस वक्त इंसान का अपना अहंकार या ईगो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि वो कौन है, उसकी क्या परेशानियां हैं। वो बस उस काम का एक हिस्सा बन जाता है। एकदम। लेकिन इस फ्लो को हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ शर्तें बताते हैं। अच्छा, वो क्या है? सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरी सबसे अहम बात, चुनौती का स्तर सही होना चाहिए। मतलब ना ज्यादा आसान, ना ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होने लगती है, और अगर काम क्षमताओं से बहुत ज्यादा मुश्किल है तो चिंता पैदा होती है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। ओगिमी के लोग अपने काम में चुनौती और क्षमता के बीच यही संतुलन बनाकर रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्लो पाने के लिए हमेशा किसी बड़े मास्टरपीस को बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में माइक्रो फ्लो का जिक्र है, यानी रोजमर्रा के छोटे और नीरस कामों में भी एक लय ढूंढना। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स का है। हाँ, वो बर्तन धोने वाला किस्सा। हाँ, उनके पास हर सुविधा मौजूद है, लेकिन वे हर रात अपने झूठे बर्तन खुद धोना पसंद करते हैं, क्योंकि साबुन के झाग, पानी के तापमान और बर्तन की सफाई के उस छोटे से रूटीन में उन्हें शांति मिलती है। ये ध्यान लगाने जैसा है। बिल्कुल, उनका दिमाग सारी दुनिया की चिंताओं से कटकर रिलैक्स हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर एक ही समय में टीवी देखते हैं, फोन पर ईमेल्स का जवाब देते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। इस मल्टीटास्किंग के भ्रम में हम अपनी एकाग्रता पूरी तरह खो देते हैं। और इससे सिर्फ थकान होती है। ओकिगामी के लोग इसके बिल्कुल विपरीत जीते हैं। वे वर्तमान में जीते हैं। हाँ, उनके यहाँ वाबी साबी की अवधारणा है, यानी चीजों की अपूर्णता में सुंदरता खोजना। और इचिगो इचिए भी। हाँ, इचिगो इचिए,
जिसका अर्थ है कि ये वर्तमान पल जो अभी चल रहा है वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। यही उनका एक और नियम है, वर्तमान में जिएं। मल्टीटास्किंग वास्तव में दिमाग को थका देती है। इचिगो इचिए का पालन करने से वे हर काम को पूरी सजगता के साथ करते हैं। बिल्कुल। और जब मन इस तरह शांत और फ्लो में होता है तो शरीर को भारी और थका देने वाले व्यायाम की नहीं बल्कि निरंतर और कोमल गति यानी जेंटल मूवमेंट की जरूरत होती है। ये बात तो हमारी आधुनिक फिटनेस इंडस्ट्री के नजरिए को पूरी तरह चुनौती देती है। हाँ, जहां लोग दिन में 8 घंटे कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करते हैं और फिर अपनी उस सुस्ती को तोड़ने के लिए शाम को जिम जाकर भारी वजन उठाते हैं या ट्रेडमिल पर बेतहाशा दौड़ते हैं, जो कि बहुत अप्राकृतिक है ना? औगिमी के 100 साल के बुजुर्ग ऐसा कुछ नहीं करते। वे बस सारा दिन चलते फिरते रहते हैं। कोई अपने बगीचे की देखभाल कर रहा है तो कोई पैदल चलकर पड़ोसियों के घर जा रहा है। उनका नियम ही यही है कि प्रकृति से जुड़े और अपने अगले जन्मदिन के लिए खुद को फिट रखें। और देखिए, विज्ञान भी अब इस बात को मान रहा है कि लगातार घंटों बैठे रहने के बाद अचानक भारी वर्कआउट करना शरीर के जोड़ों और हृदय के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो वे लोग खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? इसके बजाय ओकिनावा के लोग रेडियो ताइसो का अभ्यास करते हैं। रेडियो ताइसो, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये एक बहुत ही सरल वार्म अप व्यायाम है जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से भी पहले हुई थी। हाँ, और ये आज भी जापान के स्कूलों और दफ्तरों में समूह में किया जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है और इसमें कोई भारी मशीन या वजन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। बस अपने हाथों को ऊपर उठाना, जोड़ों को स्ट्रेच करना और शरीर को एक लय में हिलाना शामिल होता है। और इसके साथ ही वे चेहरे पर एक मुस्कान रखते हैं, जो उनका एक और नियम है, हमेशा मुस्कुराएं। सुनने में ये व्यायाम बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बहुत गहरे हैं। कैसे? को बढ़ाता है। ये शरीर और मन के बीच के उस तालमेल को बनाए रखता है जिसे भारी वर्कआउट अक्सर तोड़ देते हैं। समझ रही हूँ। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं, चाहे वो इकिगाई हो, 80% खाने का नियम हो, मुआई का सामाजिक सुरक्षा चक्र हो, या फिर बर्तन धोने में माइक्रोफ्लो खोजना हो, हाँ, तो क्या हम सच में अपने जीवन को जी रहे हैं या सिर्फ कैलेंडर में तारीखें कटने का इंतजार कर रहे हैं? उफ, ये सवाल सच में झकझोर देने वाला है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में हमने ओगिमी गांव के रहस्यों और इकिगाई के उन 10 सुनहरे नियमों को डीकोड किया, जो सिर्फ एक लंबा जीवन नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे हमेशा सक्रिय रहना, कभी जल्दबाजी ना करना, पेट को थोड़ा खाली छोड़ना, अच्छे दोस्तों का साथ रखना, हाँ, प्रकृति से जुड़ना और कृतज्ञता व्यक्त करना, ये सब मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जहां बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। बिल्कुल। जीवन को सिर्फ मापा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाना चाहिए। और ओकिनावा के लोगों ने इसी महसूस करने की कला को महारत में बदल दिया है। तो इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो बार बार जहन में गूंजता है, मेरा मतलब है जहन में आता है। हाँ। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, महंगी सप्लीमेंट पिल्स और अपनी उम्र को बायो हैक करने की होड़ में लगे हुए हैं, जो कि एक अंधी दौड़ है। हाँ, तो क्या ये संभव है कि अमरता का या कम से कम एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली रहस्य किसी करोड़ों डॉलर की अत्याधुनिक लैब में नहीं छिपा है? ये बहुत मुमकिन है। बल्कि इसका रहस्य तो अपने पड़ोसियों के साथ खुलकर हंसने, बगीचे से खरपतवार निकालते हुए उस वर्तमान पल में खो जाने और रात के खाने के वक्त अपना पेट थोड़ा सा खाली छोड़ देने की उस बेहतरीन सादगी में ही कहीं मौजूद है। यही इकिगाई का असली सार है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज का ये गहन अध्ययन समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।